जी, अस्सलाम वालेकुम। नर्व के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे नर्व के अंदर ना इस तरह कई न्यूरॉन्स होते हैं और उनके ऊपर मल्टीपल लेवल्स पे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स आती हैं और एट द एंड हमारे पास नर्व बनती है। तो जो मेजर कंसर्न है फ़िलहाल हमारा वो ये है कि देखें कि ये एक एक्सोन है, उसके ऊपर माइलिन शीथ है और उसके ऊपर एंडोन्यूक्लियम है। सही है? तो हम लोग इसके हवाले से डैमेज को डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ तरह का ना नर्व का डैमेज हो सकता है। एक में ये होता है इसे कहते हैं न्यूरोप्रेक्सिया। यहाँ की इमेजेस इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। एक होता है न्यूरोप्रेक्सिया। न्यूरोप्रेक्सिया में ये होता है कि सिर्फ माइलिन शीथ का डैमेज हुआ होता है कि माइलिन शीथ कंप्रेस हुई होती है। अब आपको पता है कि नॉर्मली माइलिन शीथ क्या करती है कि वो जल्दी-जल्दी करंट को पास करवाती है। लेट्स सपोज किसी नर्व की माइलिन शीथ डैमेज हुई है कंप्रेशन की वजह से, माइल्ड कंप्रेशन की वजह से। एज़ अ रिजल्ट क्या होगा कि स्लो पल्स पास करेगी या फिर इतने अच्छे से नहीं पास कर पाएगी। ठीक है? तो इसको कहेंगे न्यूरोप्रेक्सिया। और अगली टर्म है एक्सोनोटोमेसिस। अच्छा ये जो है ये रिवर्सिबल है, कुछ अरसे में ठीक हो जाती है। अगला आ गया एक्सोनोटोमेसिस। एक्सोनोटोमेसिस में ये है कि आपका एक्सोन कट गया, माइलिन शीथ कट गई, लेकिन जो ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स है ना वो ठीक है, लाइक एपिड्यूरम वगैरह ये ठीक है। एक्सोन कट गया, ठीक है, लेकिन जो ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स हैं वो ठीक है। इसमें ये होता है, इसे कहते हैं एक्सोनोटोमेसिस, एक्सोन का कट जाना। और इस केस में आप देखो कि इसमें तो फिर भी कुछ ना कुछ पास कर रही थी, लेकिन इसमें बिल्कुल भी पास नहीं करेंगी, ऐसा ही है। और करंट बिल्कुल भी पास नहीं करेगा, लेकिन इसमें ये बेहतर इस तरह है कि ये ना रिकवरेबल है। ये थोड़ा लंबा अरसा लेगी लेकिन ये एक्सोन ग्रो कर जाएगा और ये नर्व दोबारा ठीक हो जाएगी। आपको ऐसा कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा केस है न्यूरोटोमेसिस। न्यूरोटोमेसिस जैसा नाम से ज़ाहिर है न्यूरोटोमेसिस, टोमेसिस का मतलब होता है टू कट या काटना। तो न्यूरोटोमेसिस में नर्व कट जाएगी। नर्व कटने का मतलब है कि एक्सोन भी कटेंगे, माइलिन शीथ भी कटेगी और कनेक्टिव टिश्यू भी कटेगा। अब इस केस में इसकी ठीक होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है, सही है? और इसमें आपको कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करनी पड़ती है। अब हमें तो नहीं नज़र आता कि ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना, लेकिन अब लेट्स सपोज़ एक बंदा है, वो किसी किस्म की वीकनेस के साथ या पाल्सी के साथ आया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार इसको कौन-सा वाला मसला होगा? उसके लिए कुछ स्टडीज़ होती हैं। एक होती है नर्व कंडक्शन स्टडीज़ और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इन शॉर्ट इसमें हम बस करते ये हैं कि हम लोग नर्व्स के अंदर से या मसल्स के अंदर से करंट पास करके देखते हैं कि आया कि नर्व काम कर रही है कि नहीं कर रही। लेट्स सपोज़ कि एक नर्व है, हमने देखा कि यार उसमें करंट जनरेट होता है लेकिन वीक है थोड़ा। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि नर्व ठीक है, थोड़ी-सी कंप्रेशन आई है। तो आप इसे कहोगे कि ये है न्यूरोटोमेसिस, जो फर्स्ट वाली टाइप हमने पढ़ी थी। और लेट्स सपोज़ कि कोई और पेशेंट है, फिर वही पेशेंट है, उसको मैंने ट्राई किया तो लेकिन उसमें बिल्कुल भी करंट पास नहीं हो रहा। तो मैं समझ जाऊँगा कि ये अब अगली 2 में से कोई एक है। या तो एक्सोनोटोमेसिस है या न्यूरोटोमेसिस है। तो उसके बाद फिर हम लोग उनको भी डिफरेंशिएट करने का थोड़ा तरीका होता है। जो एक्सोनोटोमेसिस होती है ना, ये कुछ अरसे में थोड़ा लंबा अरसा लेती है लेकिन ये रिकवर हो जाती है। ठीक है? एक्सोन ग्रो कर जाते हैं। लेकिन जो अगले वाली मैंने आपको बताई थी न्यूरोटोमेसिस, उसका मैंने समझाया था कि क्योंकि वो सब कुछ कर चुका है तो उसमें फिर रीग्रो करने का चांस बहुत कम होता है। अच्छा, अब ये कुछ बेसिक डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व डैमेजेस पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड होने वाली प्रेजेंटेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने अब्स पाल्सी को डिस्कस करना है, जो कि अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी की वजह से होता है। लाइक आप देखो कि ये C5 टू T1 से ना हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस निकलते हैं। जो अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस है ना, ये जो 5 और 6 से निकल रहा होता है, इसकी जो ट्रंक होती है, अगर इसका डैमेज हो जाए तो अब्स पाल्सी होती है। अब्स पाल्सी कुछ इस तरह प्रेजेंट करती है कि एक बंदा है, उसका हाथ इस पोजीशन में आया होता है। इसको मज़ीद डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे और इसको वेटर टिप डिफ़ॉर्मिटी भी कहते हैं हाथ की। ठीक है? अर्ब पाल्सी में और भी मल्टीपल फीचर्स आते हैं, जिसमें आप इसे अर्ब डुशीन पाल्सी भी कहते हैं। उसमें आप देखो, इसमें ना हॉर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है और साथ में विंगिंग ऑफ स्कैपुला भी हो सकती है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व के डैमेज होने से। उसकी वजह ये है कि आप देखो, जो ये अपर ट्रंक है ना, इसी के पास सिम्पैथेटिक फाइबर्स भी जा रहे होते हैं, जो हेड को जाने होते हैं, फेस को जाने होते हैं, और साथ में यहीं से लॉन्ग थोरैसिक नर्व भी निकलती है। तो उनका भी अगर साथ में डैमेज होता है तो उसके नतीजे में आपको हॉर्नर सिंड्रोम और विंगिंग ऑफ स्कैपुला भी हो सकती है।
ये अब्स जो अल्प्स पैलिसी का एक बहुत ही कॉमन काज वो है शोल्डर डिस्टोशिया। लाइक एक बच्चा है, उसकी डिलीवरी मतलब प्रोलॉन्ग डिलीवरी थी या फिर डिफिकल्ट लेबर हुआ और उसमें ये कंधा फंस गया और किसी ने बड़ा जोर लगाया सर्जन ने उसको खींचने के लिए। एज अ रिजल्ट ये अपर जो प्लेक्सिस है वो डैमेज हो गया। इसी तरह अगर इस पोजीशन में मतलब एक बंदा अपनी गर्दन के बल गिरे कि उसकी चेहरे और उसके शोल्डर में खिंचाव बीच में ना गैप ज्यादा पड़े, मतलब स्ट्रेच पड़े गिरने की वजह से। लेट्स सपोज वो सर के बल गिरा है, उसकी वजह से ऐसे स्ट्रेच पड़ा है, तो उसमें भी मसला बन सकता है। ठीक है, मतलब लेटर इन लाइफ भी मसला बन सकता है, जरूरी नहीं है ड्यूरिंग बर्थ ही हो। उसके बाद हम लोग रेडियल नर्व पाल्स इंजरी पढ़ेंगे। वैसे तो हम सारी नर्व्स पढ़ेंगे, रेडियल, अल्नर और मीडियन नर्व। क्या रेडियल नर्व पाल्सी में आप एक सैटरडे नाइट और क्रच पाल्सी आपको याद ही होगी कि अगर शराब पी के बंदा इस तरह अपनी चेयर के पे हाथ लटका के सोए तो उससे एक्सिला पे प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से रेडियल नर्व की कंप्रेशन होती है। एज अ रिजल्ट जब वो उठता है तो देखता है कि उसका रिस्ट ड्रॉप हुआ है, वो रिस्ट को उठा नहीं पा, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। ये इसे सैटरडे नाइट पाल्सी कहते हैं। और ये अब इस पे आप मुझे बताएं इसमें क्या होगा, इसमें न्यूरोप्रैक्सिया होगा या न्यूरोटोमी होगी? इसमें मोस्ट कॉमनली न्यूरोप्रैक्सिया होता है। लाइक जस्ट कंप्रेशन होती है ना नर्व की, रेडियल नर्व की कंप्रेशन होती है और ये रिवर्सिबल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर ज्यादा कंप्रेशन हो, ज्यादा डैमेज हो तो इरिवर्सिबल भी हो सकती है। चलें अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं।